दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बिहार के इतिहास को, उसमें भी मौर्य साम्राज्य को जारी रखते हुए वहाँ के शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। अब आ रहा है ग्राम प्रशासन। नगर प्रशासन के बाद ग्राम प्रशासन की चर्चा करेंगे। ग्राम प्रशासन ग्रामीण या ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीण या ग्रामीणी 5 से 10 गांव की व्यवस्था गोप नामक अधिकारी करता था। ग्रामीण 5 से 10 गांव और कौन करता था? गोप नामक अधिकारी करता था। गौ से ही सब है ना, गोप, और यहाँ ग्रामीण। तो थोड़ा इधर उधर देख लीजिएगा। इसके ऊपर स्थानीय होता था। इसके ऊपर कौन होता था? स्थानीय। गोप के ऊपर स्थानीय, जो जनपद के चौथाई भाग का प्रबंध करता था। कितने भाग का? चौथाई भाग का। मंत्री परिषद, राजा एवं प्रांतपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था। इस मंत्री परिषद में 12 से लेकर 20 मंत्री होते थे। कितने? 12 से 20। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य क्या थे? मुख्य थे। यहाँ मुख्य हो जाना चाहिए। 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन उन्हें मिलता था और निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता था। राजा या प्रांतपति मंत्री परिषद के निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे मानना ही पड़ेगा। गुप्तचरों तथा सलाहकारों की सहायता से राजा एवं प्रांतपति अंतिम निर्णय पर पहुंचता था। अमात्य मंडल आया। अमात्य मंडल केंद्रीय शासन की सुविधा के लिए कई केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्था कई विभागों में विभक्त था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केंद्रीय व्यवस्था को तीर्थ। ठीक है, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्था कई भागों में विभाजित थी, जिसे तीर्थ कहा जाता था। घूमने वाला तीर्थ नहीं, ये व्यवस्था थी केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्था। प्रत्येक विभाग के प्रमुख को अमात्य कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। यह मेन पॉइंट के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो 18। उनका जिक्र इस प्रकार है। प्रधानमंत्री और पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। उनका काम क्या था? कौटिल्य के अधीन चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। ठीक है, पुरोहित प्रमुख होते थे और ये विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था। उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। ठीक है। समाहर्ता का जिक्र आया। यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग। सन्निधाता, यह राजकोषीय कोषाध्यक्ष था। राजकीय कोषाध्यक्ष था। कौन? सन्निधाता। समाहर्ता क्या था? राजस्व विभाग का प्रधान। और सन्निधाता क्या था? राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक है। सेनापति, यह तो हम लोग नाम से ही जान सकते हैं, युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा, यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। प्रदेश। फिर आता है नायक। नायक क्या था? सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक क्या था? उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक, व्यवहार में नहीं। ठीक है, व्यवहारिक हो गया। दीवानी, धर्मस्थीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था व्यवहारिक। मंत्री परिषद अध्यक्ष, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल, यह सेना की सामग्रियों को जुटाता था। ठीक है, यह दंड नहीं देता था, नाम है दंडपाल, बट सेना की सामग्रियों को जुटाता था। अंतपाल, जैसा नाम से लग रहा है यह कहीं अंत में होगा, तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सीमावर्ती दुर्गों का। दुर्गपाल, यह देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। देश के भीतरी दुर्गों का। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला। ठीक है, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रशासता कहलाता था। और यह राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला भी प्रधान अधिकारी था।
द्वारिक जैसा लग रहा है, द्वार दरवाजा बोलेंगे ना, द्वार दरवाजा। राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, द्वारिक। अंतर्वशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। कौन होता था? अंतर्वशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी। आटविक यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी। वन विभाग का प्रधान अधिकारी आटविक होता था। गुप्तचर व्यवस्था। अच्छा, एक बार फिर से इन 18 को देख लिया जाए तो पहला क्या था? प्रधानमंत्री और पुरोहित था, ये तो हम लोग जानते ही हैं। समाहर्ता राजस्व विभाग का था। सन्निधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा कौन था? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान। व्यवहारिक यह दीवानी धर्मस्थीय, जिसे बोलेंगे दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मंत्री परिषद अध्यक्ष तो हम लोग जानते ही हैं। दंडपाल सामग्रियों को जुटाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल भीतरी दुर्गों का। नागरक नगर का प्रमुख। प्रशासता राजकीय कागजातों को और क्या काम करता था? लिपिबद्ध करता था। द्वारिक राजमहलों की देखरेख। अंतर्वशिक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान। और आटविक यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है, अब देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था में देखेंगे हम लोग मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत ही व्यवस्थित एवं संगठित थी। गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष और इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्प महामात्य। सांप डसेगा। 2 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी। कौन कौन सी? एक संस्था और दूसरी संचरा। संस्था में कौन से आते थे? ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। अब संस्था के भी 5 प्रकार थे। गुप्तचर व्यवस्था 2 भागों में, संस्था और संचरा। अब संस्था के भी 5 प्रकार: कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। तो कापटिक कौन होते थे? कापटिक जैसा नाम से लग रहा है, कपट, छल कपट थोड़ा आता होगा, तो विद्यार्थियों के वेश में रहते थे कापटिक। उदास्थित ये सन्यासी के वेश में रहते थे। गृहपतिक किसान के वेश में रहते थे। वैदेहक व्यापारी के वेश में रहते थे, वैदेहक। ठीक है। तापस ये तपस्वियों के वेश में। तापस तपस्वी, वैदेहक व्यापारी, गृहपतिक किसान, उदास्थित सन्यासी, कापटिक विद्यार्थी। ठीक है, यह किसका 5 भाग है? तो संस्था का। अब संचरा को देख लेंगे। संचरा में क्या था? इसमें भ्रमणशील घूम घूम कर, ठीक है, भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। इसके 4 प्रकार थे। कौन कौन से? संत्री, जैसे मंत्री कहेंगे ना, तो संत्री। संत्री विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर थे। दूसरा तीक्ष्ण, ये शूरवीर गुप्तचर थे, सुखी नहीं, शूरवीर गुप्तचर थे। रसद, ये क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। तीसरे रसद जो थे ये क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। चौथा परिव्राजिका, ये भिक्षुणी वेश में रहती थी और मुख्यतः महिलाएं होती थी। वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, इस रूप में। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी करते थे और सूचनाएं भेजते थे। ऐसे गुप्तचर क्या कहलाते थे? उभय वेतन। कौन वेतन? उभय वेतन। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी होती थी। पुलिस को क्या कहा जाता था? पुलिस रक्षा करती थी, तो इसे रक्षिन कहा जाता था, रक्षिन। अब न्याय प्रशासन को देखते हैं। सबसे छोटा न्यायालय क्या होता था? कौन सा? ग्राम होता था। इनमें ग्रामीण वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। अन्य न्यायालयों में क्रमशः संग्रहण न्यायालय, खावर्तिक न्यायालय, खारवतिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय एवं केंद्रीय न्यायालय होता था। सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय तथा राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय
दो प्रकार के थे। धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय, इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, यहाँ शोधन हो जाएगा, कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय। इस न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। और कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। अब राजस्व प्रशासन को देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजस्व के 7 स्रोत थे। कहाँ कहाँ से राजस्व आता था? दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय, राष्ट्र, जनपदों, ग्रामों से प्राप्त आय। तीसरा खनि, खानों से प्राप्त आय, जैसा कि नाम से लग रहा है। सेतु, चौथा है सेतु। अब वो सेतु नहीं, सेतु का मतलब यहाँ बदल गया। फल फूल एवं सब्जियों से प्राप्त आय। ठीक है, पहला दुर्ग था नगरों से, दूसरा राष्ट्र था जनपदों ग्रामों से, तीसरा खनि था खानों से, चौथा है सेतु फल फूल एवं सब्जियों से, पांचवा है वन, जिसे नाम से ही समझ सकते हैं जंगलों से प्राप्त आय, छठा है व्रज, ठीक है, उसमें पशुओं से प्राप्त आय, सातवां वणिक पथ, स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त कर या आय। भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी, क्या क्या थी? पहली थी सीता, ठीक है, सीता मैया नहीं, ये सीता। भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। और दूसरी थी भाग, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय थी भाग। इसकी मात्र 1/6 से 1/4 थी। इसकी मात्रा क्या थी? 1/6 से 1/4 थी भाग की। थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है। जहाँ सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहाँ से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अन्य कर भी थे, मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के कर थे। प्रणय, जो कब लिया जाता था? संकट काल में प्रजा से वसूला जाता था, प्रणय। विष्टि था निःशुल्क श्रम अथवा वेगार, ठीक है, विष्टि था निःशुल्क श्रम अथवा वेगार कर। उत्संग था प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार स्वरूप में जो दिया जाता था, उपहार, उत्संग। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। हिरण्य, यह कर अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था, हिरण्य। उसके बाद रज्जु, भूमि के माप के समय लिया जाता था। चोर रज्जु, जैसा तो नाम है वैसा ही काम है, चोरों को पकड़ने के लिए लिया जाने वाला कर। विविध, चारागाह कर। परहीनक, पशुओं द्वारा चढ़ लिया जाने पर हरजाना स्वरूप जो लिया जाएगा वो हो गया परहीनक। शुल्क, आयात कर होता था। वर्तनी, सीमा पार करने पर, ठीक है, लिया जाता था। पार्श्व, व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला। अतिवाहिका, मार्गदर्शन कर, चलो मार्ग दिखाते हैं, देवकर। गुल्मदेय, सैनिकों की फीस होती थी। आयात कर, वस्तु के मूल्य का 1/5 भाग आयात कर लिया जाता था। आयातित वस्तु पर पुनः जो बाजार कर लगता था उसे द्वार देय कहा जाता था। यह प्रवेश का कितना होता था? 1/5 भाग, ठीक है। आयात कर 1/5 भाग होता था। आयातित वस्तु पर फिर लगाया जाता था द्वार देय, जो 1/5 होता था। तो साथ ही और क्या क्या थे? भोगागम, सेना भक्त, तर देय, कोष्ठक आदि, ठीक है। तो कितने कर थे फिर से एक बार देख लेंगे। प्रणय, संकट काल में। विष्टि, निःशुल्क श्रम। उत्संग, उपहार स्वरूप दिया जाता था। बलि, धार्मिक कर था। हिरण्य, अनाज के रूप में दिया जाता था, हिरण्य, ठीक है। रज्जु, भूमि माप समय। चोर रज्जु, चोरों को पकड़ने के लिए। विविध, चारागाह कर। परहीनक, पशुओं द्वारा चढ़ लिए जाने पर। मेरे साथ साथ बोलिएगा तो दिमाग में ज़्यादा घुसेगा, ठीक है, दिमाग में बैठेगा, याद होगा। शुल्क, आयात कर होता था। वर्तनी, सीमा पार करने पर लिया जाता था। पार्श्व, व्यापारी के अधिक लाभ पर, पार्श्व। अतिवाहिका, मार्गदर्शन पर अतिवाहिका। गुल्मदेय, सैनिकों की फीस होती थी। आयात कर, वस्तु के मूल्य का 1/5 भाग होता था और फिर लगाया जाता था। जो द्वार देय होता था वह भी 1/5 भाग
होता था। और ये सब तो भोगागम सेना भक्त देख लीजिएगा। सैन्य प्रशासन की व्यवस्था चर्चा करें तो केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक सैन्य विभाग था जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 30। ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे थे। 5-5 समितियों की 6 समितियों में बटे थे। सब में 5-5 सदस्य होते थे। 6/30 हो गया ना, 6/30। प्रथम समिति क्या करती थी? जल सेना की व्यवस्था करती थी। प्रथम समिति जल सेना की, ये एकदम मेन है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा और याद तो जरूर। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोहियों के लिए। पांचवी समिति गज सेना की व्यवस्था करती थी। छठी समिति क्या करती थी? रथों के सेना की व्यवस्था करती थी। फिर से पांचों समिति या छठी समिति देख लेंगे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात, रसद। तीसरी समिति पैदल सैनिक। चौथी समिति अश्वारोही। पांचवी समिति गज, 5 गज। छठी समिति रथों के सेना की व्यवस्था करती थी। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, यह तो पता ही है। युद्ध क्षेत्र में सेना संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नायक पिक्चर देखे हैं? पैदल सेना फिर से 6 भागों में बटी थी। कौन कौन सी 6 भाग थे? नाम क्या था उनका? मॉल। पहली थी मॉल, यह क्या होती थी? स्थायी सेना, मॉल। अब मॉल घूमने जाते थे, यह मॉल है। स्थायी सेना। मृतक, आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना, वह मृतक। ऐसे तो मरी हुई है लेकिन जरूरत पड़ा तो उठाएंगे, चल उठ, युद्ध लड़। श्रेणी बल, युद्ध से आजीविका चलाने वाले। मित्र बल, मित्र राष्ट्र की सेना को दिया जाता था। अमित्र बल, बंदी बनाए गए सैनिक जो युद्ध में हार गए। और छठी क्या होती थी? आठवीं बल। आठवीं बल क्या थी? वनवासियों की सेना थी। ठीक है, तो यह थे 6 पैदल सेना के रूप। अब आगे मौर्यकालीन मुद्रा को देख लेते हैं। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? पण थी इनकी मुद्रा। तो पण कितने बराबर का होता था? 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। पण क्या था? 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। मौर्यकालीन सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। वेतन पे आते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 48,000 पन, प्रांतपालों को 12,000 पन, अध्यक्षों को 1,000 पन, पैदल सैनिकों को 500 पन, रथिक को 200 पन और आरोही को 500 पन वेतन निर्धारित किया गया था। ये वेतन तो कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट ऐसे ही नॉलेज के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में केंद्रीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। चाणक्य ने पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में कई परिवर्तन किए जो बाद में के राजाओं ने भी उसी शासन प्रबंध को अपनाया। अब आ जाएगा शुंग वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का जिक्र आएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र के शासन काल में पाटलिपुत्र के साथ साथ कौन कौन सी थी राजधानियां? पाटलिपुत्र और विदिशा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और विदिशा भी साम्राज्य की राजधानी थी। अग्निमित्र विदिशा में कुमारामात्य था। अग्निमित्र क्या था? राज प्रतिनिधि था। व्याकरणाचार्य पाणिनि, ये ध्यान दीजिएगा, एकदम जितने स्टार्स लगाने हैं स्टार्स लगा करके एकदम स्टार बना लीजिएगा। व्याकरणाचार्य पाणिनि और योगाचार्य पतंजलि इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। कौन कौन? पाणिनि और पतंजलि। तीनों नाम प से ही हैं, पुष्यमित्र, पतंजलि, पाणिनि। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था जिसने सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए योग अनिवार्य कर दिया था। अब तक हम लोग योग करते हैं, ये पतंजलि जी की
देन है। पुष्यमित्र अपने 8 पुत्रों के माध्यम से विस्तृत साम्राज्य का राज करता था। गार्गी संहिता एवं कालिदास की मालविकाग्निमित्र से पता चलता है। किसके किसके द्वारा? गार्गी संहिता एवं कालिदास की मालविकाग्निमित्र से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार यवनों को पराजित किया था। गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्र 2 बार यवनों को पराजित किया था। उसका पौत्र वसुमित्र सेना का प्रतिनिधित्व किया करता था। यवनों का सेनापति मिनांडर था। अब ये मिनांडर आएगा। मिनांडर ने किससे बात की और क्या पुस्तक का नाम था, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। शुंग बौद्ध थे। शुंग क्या थे? बौद्ध थे। पुष्यमित्र सहित शुंग वंश में 10 राजा हुए, जिन्होंने पाटलिपुत्र में 118 वर्ष राज किया। कितने वर्षों तक? 118 वर्षों तक। वे इस प्रकार हैं। पहला पुष्यमित्र 36 वर्ष, अग्निमित्र 8 वर्ष, तीसरा वसुज्येष्ठ 7 वर्ष, चौथा वसुमित्र, ये वसुज्येष्ठ था और ये वसुमित्र है 10 वर्ष, उद्रक या उदाक 7 वर्ष या 2 वर्ष, 7 या 2 वर्ष, इसमें कन्फ्यूजन है इन लोगों को। उसके बाद था पुलिंद 3 वर्ष, 7वां था घोष 3 वर्ष, या हाँ ये था घोष 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद था वज्रमित्र 7 या 9 वर्ष, वज्रमित्र 7 या 9 वर्ष, भागवत 32 वर्ष। लिख लीजिएगा, कहीं सीक्वेंस में डाल देता है ना कि डालिए प्रथम द्वितीय तृतीय कौन राजा था, कब आया। तो ईस्वी तो मेन कहीं कहीं पूछा जाता है, अब ईस्वी पूछे जाते हैं नहीं। भागवत 32 वर्ष और 10वां देवभूति 10 वर्ष, देवभूति 10 वर्ष। अभिलेखों और मुद्राओं से प्रायः इन सभी राजाओं का अस्तित्व सिद्ध हुआ है। भागवत का उत्तराधिकारी कौन था? देवभूति। वह उस समय कैसा था? नाबालिग था, ठीक है। अतः मगध साम्राज्य की राज शक्ति पूरी तरह वासुदेव कण्व के हाथ में, इसके हाथ में चली गई। तो ये क्या करेगा? देवभूति की हत्या कर दिया, ठीक है, और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। वासुदेव और उसके 3 उत्तराधिकारियों भूमित्र, नारायण और सुशर्मा ने मगध में राज किया। वायु पुराण के अनुसार कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या आंध्रवासी सिंधुक या शिमुक ने कर दी थी, ठीक है। अब सातवाहन वंश का जिक्र आता है, तो उन्हें देख लेंगे। शिमुक ने सातवाहन राज्य की स्थापना की थी। शिमुक जो आंध्र का वासी था, आंध्र प्रदेश का, अब जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। नानाघाट लेख में उसे राजा शिमुक सातवाहन कहा गया है, ठीक है। उसने बौद्ध एवं जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। शिमुक का अभ्युदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, किंतु अधिकांश विद्वानों ने सातवाहन वंश का उदय काल 1म शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्वीकार किया है। कब किया है? 1म शताब्दी ईसा पूर्व में। कृष्ण शिमुक का छोटा भाई था। सातकर्णी प्रथम उसका पुत्र था। पुराणों में इस वंश को आंध्र जातीय व आंध्र वृत्तीय कहा गया है, किंतु इस वंश के लेखों में आंध्र जातीय तथा आंध्र वृत्तीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। सांची के महास्तूप के दक्षिण तोरण पर सातकर्णी नाम अंकित है। उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख में उसकी विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। मम्मी ने बड़ाई करी है। उसने शक नरेश नहपान को पराजित कर शकों से उसके साम्राज्य के महत्वपूर्ण भाग छीन लिए। सातवाहन वंश में सिंधुक, कृष्ण, सातकर्णी, पुलमावी, यज्ञश्री और सातकर्णी राजा हुए। सिंधुक द्वारा स्थापित सातवाहन साम्राज्य सातकर्णी प्रथम के काल तक आते आते चरमरा गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और वीडियोस देखते रहिए।